हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं एमपीसी 005 यानी कि आपके रिसर्च पेपर के इजी नोट्स के लास्ट पार्ट पर, विच इज द सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट, जहां आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज के जो वीडियो में हम लेंगे, और वीडियो भी हमारा मोस्ट पॉसिबली काफी कम लेंथ का ही रहेगा। आज का वीडियो हम कवर करेंगे सेक्शन बी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में, और जो काफी पूछे गए हैं। लेकिन ये वो कंटेंट है जिसको आप एज एन इंट्रोडक्शन और एज अ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि कई बार सेक्शन ए में क्वेश्चन 3+7 4+6 इस तरीके से भी आ जाते हैं। तो वो जो 3-4 मार्कर में आपको लिखना होता है वो आपको सेक्शन बी या सी के पार्ट में से भी मिल जाता है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो बैकग्राउंड में आप यूज कर सकते हैं। तो आइए एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे, विच इज द फर्स्ट टॉपिक। आई थिंक हमारा इससे पहले जो टॉपिक है वो है ये हम डेफिनेशन डिफरेंसेस वाले सब करके आए थे। लास्ट वीडियो हमारा लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो डिफरेंसेस वाला था, और जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने एक चीज नोटिस की थी, बहुत डिफरेंसेस वाला हमने वीडियो किया था। यानी कि आप मान के चलिए कि सेक्शन बी में डिफरेंसेस काफी पूछे जाते हैं किसी भी दो चीजों के बीच में। इतने तरीके के रिसर्च डिजाइन है, उनके बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। इतने टाइप के मेथड्स हैं रिसर्च में, उनके बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो डिफरेंसेस कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएंगे, उसके लिए आप रेडी होकर जाइएगा। अब बात करते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के साथ में। ये भी एक रिसर्च मेथड है, एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है ये। और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च की एक बहुत ही खास बात है, आपको इसको 2-3 चीजों के साथ में याद रखना है। एक तो इसके बारे में पॉइंट ये याद रखिए कि ये रिसर्च डिजाइन हम तब बनाते हैं जब कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन पहले हो जाती है। कोई सिचुएशन जिस पर हम रिसर्च करते हैं वो पहले हो चुकी होती है, प्री एग्जिस्टिंग सिचुएशन पर हम वर्क करते हैं। ये केस स्टडी के जैसा महसूस होता है, लगता है, बट केस स्टडी नहीं है। पर हाँ, वर्क इसमें उसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिलेशनशिप यानी बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो तभी करते हैं जब हम ये जान लेते हैं कि जो प्रीवियस सिचुएशन में वेरिएबल्स रहे थे उनका आपस में रिलेशनशिप किस तरीके से था। तो बहुत कुछ हमारे पास पहले का डेटा होता है जिस पर हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में वर्क करते हैं। तो ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है जिसमें हम रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, लेकिन तब जब रिसर्चर ये एग्जामिन कर लेता है उस कंडीशन, उस ट्रीटमेंट के इफेक्ट के बारे में जो कि पहले हो चुके हैं। ये जो डिजाइन है तभी यूज किया जाता है जहां पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इम्प्रैक्टिकल या अनएथिकल होता है, क्योंकि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में रहती है। एज इन केस इन्वॉल्विंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर और सर्टेन सोशल फिनोमिना, ऐसी कोई भी सिचुएशन जो हमारे अराउंड हुई है, हमारे अबाउट हुई है, जिसमें हम सिचुएशन को रिक्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको स्टडी करके हम करते हैं। रिसर्चर क्या करता है, आइडेंटिफाइज एंड एनालाइजेज द एग्जिस्टिंग डेटा और वेरिएबल्स। मैंने भी बोला था आपको कि वेरिएबल्स को भी वो स्टडी करता है, प्रीवियस डेटा को भी वो स्टडी करता है, और उसके बाद उन ग्रुप्स के बीच में डिस्टिंग्विश करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में डिस्टिंग्विश करता है जो पहले ही हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर का होना, कोरोना पर किसी पॉइंट पर हम आके कोई रिसर्च करने लग जाए कि कोरोना के फेज में कुछ चीजें हुई थी, तो ये सब एक्सपोज फैक्टर रिसर्च है, क्योंकि ना हम तो कोरोना को रिक्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और हम करना भी नहीं चाहेंगे और कर ही नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ऐसा कोई भी चीज जिसको हम रिक्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, और वो खुद से नेचुरली अकर होगी तो होगी। अब रिसर्चर यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखता है किसी भी सिचुएशन के, कुछ भी हो सकती है वो, और जरूरी नहीं है कि वो कोई नेचुरल डिजास्टर हो, वो कुछ भी चीज जो पहले हुई है, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन जो पहले हुए हैं उन पर वर्क करते हुए हम रिसर्च कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट अब क्या आएगा, अगर उस चीज को अब हम अप्लाई करें तो क्या आएगा, तो डिफरेंस भी देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होता है, मतलब जो डेटा पहले से हो चुका है, जो चीजें पहले से हो चुकी हैं उस पर हम वर्क करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस होता है। यहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हो चुकी है वो तो हो चुकी है, हम उसको बदल तो सकते नहीं है, तो इसलिए मैनिपुलेशन भी नहीं होता है यहाँ पे वेरिएबल्स का। यहाँ पे ग्रुप्स के कंपैरिजन की बात करें तो जो ग्रुप का कंपैरिजन होता है वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होता है, या उन्हें कैसा ट्रीटमेंट रिसीव हुआ था इसके बेसिस पे हो सकता है, जिससे हम कुछ कैजुअल रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सके। मतलब अगर ग्रुप के कंपैरिजन की बात करें तो जो पहले चीजें हुई थी वहां पे कंपैरिजन होता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है एक्सटेनियस वेरिएबल पर, तो कैजुअल इन्फ्लुएंसेस निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। ये तो तभी निकल पाते हैं ना जब हमारा जो डेटा है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं एक्सटेनियस वेरिएबल्स को, तभी हम कैजुअल इन्फ्लुएंसेस निकाल पाते हैं। तो अब कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा का यूज भी होता है। वैसे ये जो हमारा रिसर्च होती है ये सेकेंडरी डेटा सोर्सेस पर बेस्ड होती है, जिसमें कि हम सर्वे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो चीजें पहले से हैं उनके बारे में क्या परसेप्शन और व्यूज या सर्वेस के थ्रू में मिल सकते हैं वो भी हम यहाँ पे करते हैं।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो पहले से हुई चीज पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। मींस हम यहाँ पे हाइपोथेसिस का न्यू फॉर्मेशन ना करके पहले से हुई चीज के बेसिस पर इन्फ्रेंसेस निकालते हैं और उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं। वैसे तो हम जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो एक टेंटेटिव सिचुएशन होती है जिसको हम आगे जाके देखते हैं कि ये होगी या नहीं होगी, मगर इस एक्सपोज फैक्टरों के केस में क्या होता है, जो पहले से चीजें हो चुकी हैं उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस बनती है और फिर उसे टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में काफी वैरायटी देखने को मिलती है। जो रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट है ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बहुत ही वैरायटी ऑफ एरियाज में हो सकता है। जितने भी सोशल वर्ल्ड के फिनोमेना है वहां यूज हो सकता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल को क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता है, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ सकती है हमारी रिसर्च में, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करके अपने डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और वेरिएबल्स को कुछ हद तक यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियली तो नहीं कर पाएंगे रिसर्च में, लेकिन अपने रिजल्ट्स की तरफ लाते हुए कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों ही यूज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी, जिसकी हेल्प से हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। एथिकल कंसिडरेशन की बात करें तो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च काफी ज्यादा यूजफुल है ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट अनएथिकल, इम्प्रैक्टिकल होगा। हमने बात करी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यू पर हम स्टडी कर सकते हैं जिनको हम रिक्रिएट नहीं कर सकते अगर वो पहले हो चुके हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को लेकर यहाँ पर अभी सोच रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी क्यों नहीं क्लियर हुई है, तो स्टैट्स के पेपर में थ्योरी पार्ट में ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। वहां आप इसे पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बाद ये 2 वर्ड यहाँ आपको बहुत छोटे लगेंगे, तो वहीं पर इसको समझेंगे डिटेल में। कुल मिलाकर एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के बारे में भी हम बात करें तो ये काफी रेट्रोस्पेक्टिव है नेचर में। यहाँ पे वेरिएबल के मैनिपुलेशन की हमें कमी देखने को मिलती है, एग्जिस्टिंग डेटा का हम यूज करते हैं, ग्रुप्स का कंपैरिजन करते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कि वेरिएबल के बीच क्या रिलेशनशिप रहा होगा, और ये सब चीजें हम करते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एथनोग्राफी। थोड़ा आप पहले पढ़ चुके हैं एथनोग्राफी को इसी सीरीज में, लेकिन थोड़ा और पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। एथनोग्राफी ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो कि एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन में रूटेड है और सोशियोलॉजी से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर, बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन, जो भी लोगों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, सोशल वर्ल्ड में डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी इन डेप्थ स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी नाम ही उस रिसर्च का है जिसमें हम ये सब कुछ कर पाते हैं। एथनोग्राफर्स जो होते हैं वो खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में जिसको वो स्टडी कर रहे हैं, जहां वो बहुत सारा टाइम दे रहे हैं और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं कस्टम्स, बिलीव, डेली लाइफ के बारे में। ये मेथड क्या क्या इन्वॉल्व करता है? पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, जहां पे रिसर्चर्स नेचुरल सेटिंग्स में सब्जेक्ट्स के साथ में एंगेज होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो हमें बहुत जुड़ना पड़ेगा उससे। अगर हम दूर दूर से चीजों को करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी क्लैरिटी के संग नहीं आएंगे। एथनोग्राफी एक बहुत ही डीप सेटल्ड रिसर्च है जिसमें जो पर्सन है, जो डेटा कलेक्शन करने वाला पर्सन है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो बहुत ज्यादा कनेक्ट होकर चीजों को करते हैं। इस रिसर्च की हेल्प से हमें बहुत ही रिच डेटा मिल जाता है, बहुत कंटेक्चुअल डेटा मिल जाता है, और इसका जो गोल होता है वो इंडिविजुअल्स ने कैसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखा है, सोशल मीनिंग्स क्या है, ग्रुप्स के बीच में कैसे कोहेसिवनेस होती है, बहुत सारे सोशल इन चीजों को हम पढ़ पाते हैं। अगर इस एथनोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे एक इनसाइडर्स व्यू टर्म आपको दिख रही है। इनसाइडर्स व्यू का मतलब ये हो गया कि जिसके बारे में भी हम रिसर्च कर रहे हैं उससे जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स, उससे जुड़े हुए लोग, अगर वो अपना व्यू, वो अपने थॉट्स, अपने बिलीफ्स, अपने कस्टम्स, अपनी चीजों के बारे में हमें अवेयर नहीं कराएंगे या सही तरीके से नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक आउटसाइडर है रिसर्च में। हम हमेशा ही आउटसाइडर होते हैं, लेकिन एथनोग्राफी में अगर हम देखें तो हम बहुत बुरी तरीके से आउटसाइडर होते हैं, क्योंकि जो इनसाइडर है वही सब कुछ यहाँ पे करने वाला है। तो एथनोग्राफर्स को क्या करना होगा? इंडिविजुअल के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना होगा, उनके व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करना होगा और उसकी हेल्प से एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। यहाँ पे जो एक एथनोग्राफी होती है वो रिसर्चर की रिफ्लेक्सिविटी को दिखाती है। रिकॉग्नाइजिंग दैट द रिसर्चर्स बैकग्राउंड, बिलीफ एंड प्रेजेंस कैन इन्फ्लुएंस द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। बहुत हद तक ये मैटर करता है। देखिए, जिस काम को हम करना नहीं चाहते, हमारा दिल नहीं चाहता, हम पसंद नहीं करते, उस काम को करने के हमारे एफर्ट्स ही अलग टाइप के होते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर भी मैटर करती है कि अगर रिसर्चर को किसी पर्टिकुलर कल्चर में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, किसी बिलीफ को वो बहुत ज्यादा डिस्कार्ड करता है, तो उस थॉट को कंसीडर ही नहीं करेगा। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं रिसर्चर कई बार, जिसकी हेल्प से हमारे रिजल्ट पर आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है। अब हमेशा ही होता है ऐसा, जो भी नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, स्टडी होगी, वहां पर इस तरीके के बायसेस होने ही होने हैं।
यानी रिसर्चर के एंड से जो भी बायसेस हो सकते हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई वैसे नई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ होती है ये चीज, हम बात जरूर करेंगे। एथिकल कंसिडरेशंस आर पैरामाउंट इन एथनोग्राफिक रिसर्च, क्योंकि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है पार्टिसिपेंट्स की वो लेना बड़ा क्रूशियल है। हम तो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो कई बार कुछ एथिकल कंसिडरेशन के घेरे में भी आ जाता है। तो एथनोग्राफी एक काफी पावरफुल रिसर्च मेथड है, डीप इंसाइट्स देता है, डिफरेंट टाइप की अप्रोच है ये, जो एक पर्टिकुलरली एक चीज की डायरेक्शन में वर्क करती है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है पूरी तरीके से, और इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब एथनोग्राफी में यूज होने वाले अजम्पशन और स्टेप्स को समझेंगे। दोनों मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं एथनोग्राफी का, तो आपको इस तरीके से समझना है। अब क्या क्या अजम्पशंस होते हैं एथनोग्राफी में? कल्चरल रिलेटिविज्म हमें देखने को मिलेगा। जो एथनोग्राफर्स होते हैं वो इस अजम्पशंस के अंदर ऑपरेट करते हैं कि कल्चर शुड बी अंडरस्टूड इन देयर ओन टर्म्स विदाउट इम्पोजिंग एक्सटर्नल जजमेंट और बायसेस, यानी कि जो वैल्यू बिलीफ प्रैक्टिसेस हैं कल्चर की वो वैलिड होनी चाहिए अपने ही कॉन्टेक्स्ट में। होलिज्म की बात करता है एथनोग्राफी, ये अज्यूम करती है कि ह्यूमन का बिहेवियर आइसोलेशन में नहीं समझा जा सकता। कोई भी पर्सन को हमें अंडरस्टैंड करना है तो हम उसका बिहेवियर दूसरों के साथ होते हुए देखते हैं। किसी भी पर्सन को एज एन इंडिविजुअल आप जज कर ही नहीं सकते जब तक आप उसको किसी के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम उस बिहेवियर को पहले वो रियल वर्ल्ड में होते हुए देखेंगे। जब तक वो रियल वर्ल्ड में बिहेवियर हो नहीं रहा है हम उस केवल देख कर कुछ नहीं बता सकते। तो ये चीज भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो बिहेवियर किसी भी टाइप का हो सकता है, कल्चरल एलिमेंट इंक्लूड कर सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल फैक्टर, जो भी चीजें इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हैं वो सब इसमें यूज होती हैं। बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है यहाँ पे, बात करें सब्जेक्टिविटी की तो यहाँ तो लिमिट ही नहीं है सब्जेक्टिविटी की, और सब्जेक्टिविटी हर तरफ से है। एथनोग्राफर्स जो हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जहाँ पे जो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती हैं। और रिफ्लेक्टिविटी का ये मतलब हो गया कि जो रिसर्चर है उसका बैकग्राउंड, उसके बायसेस, उसके इंटरेक्शन लोगों के साथ में किस तरीके से है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। एमिक एंड एटिक पर्सपेक्टिव, ये क्या होते हैं? एथनोग्राफी अज्यूम्स दैट इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ एमिक एंड एटिक, यानी इनसाइडर आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से मिलकर बनी है। ये भी हमने बात की कि दोनों में से कोई भी पर्सन अगर इस रिसर्च का पार्ट एक्टिवली नहीं बनेगा तो रिसर्च फेल है। यानी अगर रिसर्चर जो है वो ढीला पड़ गया, उसको मन नहीं कर रहा है करने का, या फिर जो इनसाइडर है वो अच्छे से सही नॉलेज नहीं दे रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो प्रॉब्लम में आ सकती है। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट का यहाँ पे वर्क रहता है, क्योंकि एथनोग्राफिक रिसर्च इस असम्पशन पर बेस्ड होती है कि लॉन्ग टर्म इमर्जन इज अ कम्युनिटी इन अ कम्युनिटी इज नेसेसरी टू डेवलप ट्रस्ट, रैपो एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डायनामिक्स। किसी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसमें जुड़ना जरूरी है। जितना ज्यादा हम समय देंगे, जितना ज्यादा हम उन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, हमारी भी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और रिसर्च पर तो ऑफकोर्स उसका इफेक्ट आएगा ही। स्टेप्स की बात करें तो हर रिसर्च की तरह से एथनोग्राफी में भी सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसर्च साइट का सिलेक्शन होता है। डेटा का कलेक्शन और टॉपिक का सिलेक्शन बहुत बात की बात है। पहले हम रिसर्च की साइट करते हैं, यानी साइट का मतलब हो गया, साइट का मतलब यहाँ पे उसी चीज से है कि जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। क्योंकि ये एथनोग्राफी है तो हमें किसी एरिया, किसी कम्युनिटी, किसी कल्चरल ग्रुप, कोई भी वो चीज हो सकती है जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं। और ये जो चॉइस है वो पूरी तरीके से रिसर्चर की अपनी भी हो सकती है, उसके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड कर सकती है। इसके बाद हम उस साइट की एक्सेस को भी गेन करेंगे। हमने सोच तो लिया कि हम ट्राइबल ग्रुप के ऊपर वर्क करेंगे, पर हमें उस एरिया में जाना भी पड़ेगा। हम सिर्फ उसके वीडियोस देख के उसके बारे में कहीं से पता करके काम नहीं चला सकते, हमें उसमें जीना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में। तो इसकी एक्सेस को गेन करना जरूरी है, और साथ ही साथ वहां के लोगों से, उस कम्युनिटी की एक चीज से हमको रेपो भी बिल्ड करनी है। फिर पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्वेशन भी हमें देखना है, यानी कि पार्टिसिपेंट को हमें ऑब्जर्व करना है, तो बहुत बड़ा काम है। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे हमारी रिसर्च में? वो लोग जिनकी हेल्प से हमको डेटा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम सारे वो काम करेंगे कि हम किस तरीके से जो भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, इंटरेक्शंस को देखेंगे, रिचुअल्स को देखेंगे, और इन सबको नोट भी करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव डेटा हमें मिलता है। तो यहाँ पे एक इंटरव्यू हम कंडक्ट करते हैं और बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस और इंसाइट्स को गेन करते हैं। फिर साथ ही साथ हम आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट भी करते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं। अगर हमें कल्चर से रिलेटेड, सोशल गैदरिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज मिल रही है जो हमारी हमारी फाइंडिंग्स को वैलिडेट करेगी, हमारे हाइपोथेसिस को आगे जाके वैलिडेट करेगी, तो उस सभी डॉक्यूमेंट्स को हमें कलेक्ट करना है। ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी मटेरियल जो हमारी रिसर्च में यूज हो सकता है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उस पर हम एक एथनोग्राफी लिखेंगे। इसको हम एथनोग्राफी का नाम देते हैं। बेसिकली ये भी एक रिपोर्ट है, जैसे हम पहले लिख रहे थे, जैसे आपने प्रीवियस में मेमो लिखना देखा था, उसी तरीके से एथनोग्राफी को हम यहाँ पे लिखेंगे।
ये सारी चीजों के बारे में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन रखेगा, बहुत नैरेटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा। ओके, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे एथिकल कंसिडरेशन पर रिफ्लेक्ट हो रही है कि रिसर्च प्रोसेस में एथनोग्राफर्स जो हैं दे मस्ट रिमेन विजिलेंट अबाउट एथिकल कंसिडरेशन, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमने ली है नहीं ली है, कॉन्फिडेंशियलिटी हमने मेंटेन की है नहीं की है। तो बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे जो कि हमें हमेशा रिसर्च में रखनी चाहिए। तो इसको हम समराइज करेंगे कि जो एथनोग्राफी होती है वो काफी ग्राउंडेड स्पेसिफिक रिसर्च होती है किसी भी कल्चर के बारे में, और बेस्ड ऑन द सोशल वर्ड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिसकी हेल्प से हम काफी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। आ चुके हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज डिस्कोर्स एनालिसिस, और ये भी काफी पूछा गया टॉपिक है और इसके साथ हम आज के वीडियो को ओवर करेंगे। लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस के साथ साथ हम इसमें अप्रोचेस की भी बात करेंगे कि डिस्कोर्स एनालिसिस की अप्रोचेस क्या हैं, दोनों ही टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। एक क्विक ब्रेक के साथ में मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज दूंगी। आज का वीडियो तो हमारा काफी ज्यादा ही शॉर्ट में चल रहा है। डिस्कोर्स एनालिसिस एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें विच इज यूज्ड टू स्टडी द वेज लैंग्वेज इज यूज्ड इन टेक्स्ट, कॉन्वर्सेशन और सोशल कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग, पावर एंड सोशल आइडेंटिटीज। ये हमें ये बताता है, एक्सप्लोर करता है कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है और एंड इज शेप्ड बाय सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। Discourse analysis can take many forms depending on the theoretical approach used, but it typically involves a systematic process. अब हम इसके की स्टेप्स की बात करेंगे, इसमें कॉमन अप्रोचेस कौन कौन सी यूज होती हैं। डिस्कोर्स के लिटरल मीनिंग की बात करें तो डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन देना, बातचीत करना। तो जब हम बातचीत करते हैं और कोई भी बातचीत होती है तो वहां पे लैंग्वेज का कैसे रोल होता है, या कोई भी कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन में निकलने वाली किसी भी स्पीच या वर्ड्स या स्टेटमेंट्स किस तरह से एक रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं, यानी उन पर भी रिसर्च हो सकती है। ये हम डिस्कोर्स एनालिसिस मेथड के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज नोन एज डिस्कोर्स एनालिसिस। ऑलराइट, तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? सबसे पहले डिस्कोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन और द इश्यू यू वांट टू एक्सप्लोर थ्रू डिस्कोर्स एनालिसिस. This could involve examining how power dynamics are communicated in political speeches or how gender identities are constructed in media representations. जो दो टर्मिनोलॉजीज आप यहाँ देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्पीचेस और मीडिया रिप्रेजेंटेशंस, इससे आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि कैसे जो है लैंग्वेज अपना वर्क करती है किसी भी सिनेरियो में, और किस तरह से लैंग्वेज इंपैक्ट होती है, लैंग्वेज से लोग इंपैक्ट होते हैं। इसको अंडरस्टैंड किया जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस में। हम क्या करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स, इंटरव्यूज, कॉन्वर्सेशन, विजुअल मटेरियल्स, वीडियो इमेजेस जो भी हैं, जो भी हम एनालाइज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस कुड रेंज फ्रॉम पॉलिटिकल स्पीचेस, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज आर्टिकल और एवरीडे कॉन्वर्सेशन। ये डेटा जो है वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट हो सकता है कि हम किस पॉइंट पर, किस डिस्कोर्स पर हम अपना वर्क करना चाहते हैं। ट्रांसक्राइबिंग द डेटा, अगर जरूरत पड़े तो जो डेटा स्पोकन फॉर्म में है, इंटरव्यू, कॉन्वर्सेशन वगैरह है, उसको भी हम रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन इज क्रूशियल इंक्लूडिंग पॉजेस, टोन, इंटरप्शंस एंड नॉन वर्बल क्यूज, क्योंकि जो बात जैसे कही जाती है उसको रिटन में आप लिख भी देंगे तो वो उतना फीलिंग नहीं दे पाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मैसेजेस में या टेक्स्ट में कोई बात किसी से करते हैं और वॉइस में करते हैं तो दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये चीज ही हम डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो बात है या किसी भी पर्सन का कोई स्पीच है या कोई थॉट है वो कितना इफेक्टिवली डिलीवर हो सकता है या वो अपना कैसा रोल प्ले करता है, इसे हम डिस्कोर्स एनालिसिस में अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद हम जो डेटा है उसको रीड करते हैं बहुत तरीके से। रिसर्चर क्या करते हैं, अपने आप को डेटा को बहुत अच्छे तरीके से रीड करते हैं, रीड भी करते हैं, उससे वो कंटेंट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड स्पॉटिंग एरियाज दैट माइट रिक्वायर डीपर एनालिसिस। पैटर्न और थीम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस हिसाब से बात कही गई होगी, किस हिसाब से इस स्पीच को दिया गया होगा, इसमें क्या चीजों को इंपॉर्टेंट कंसीडर किया गया होगा। जैसे अगर हम कोई पॉलिटिकल स्पीच उठा लें तो उसमें बहुत सारे मीनिंग निकल आते हैं। या आजकल जितने भी मीम्स बनते हैं ना, जिसे कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, ये वही चीज है कि मीम्स के थ्रू हम यही करते हैं कि बहुत कुछ बात होती है लेकिन उसका कुछ और मीनिंग निकलता है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब हम कोई ऐसा मीम देखते हैं जिसमें किसी बात का कुछ और मतलब निकल रहा होता है तो वो दूसरा मतलब भी हमें सही लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात तो इससे रिलेट हो रही है। तो ये कैसे कर पाते हैं हम? यही हमारी रिसर्च है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं या उनका कोई डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। लेकिन हमें अपनी रिसर्च में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम वर्क कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव
वही सर्व होना चाहिए। हमें उसको डबल मीनिंग नहीं करना है, यहाँ पे हमें उसके 10 तरीके के मीनिंग नहीं निकालने हैं। डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं कि कैसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट जो होते हैं उनका मीनिंग आइडेंटिटीज क्या होती हैं और किस तरीके से डिस्कोर्स का आपस में रिलेशनशिप होता है। इसमें हम बहुत सारी चीजों पर फोकस करते हैं। ये लैंग्वेज पर बेस्ड एक रिसर्च मेथड है। तो यहाँ पे वर्ड की चॉइस कैसी ली गई है कि कैसे स्पेसिफिक वर्ड्स या टर्म्स हैं जो मीनिंग को शेप करेंगे। ग्रामर और स्ट्रक्चर का कैसे यूज किया गया है, मेटाफोर्स और एनालॉजीज का कैसे यूज किया गया है, पावर रिलेशनशिप क्या है, यानी जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच में वो किस तरीके से अपने पावर रिलेशनशिप को फॉर्म कर रहे हैं। हम इन वर्ड्स के थ्रू कल्चरल इन्फ्लुएंसेस क्या निकालेंगे, लैंग्वेज कैसे निकल कर आ रही है वहां से। तो ये सब पैटर्न्स को हम यूज करते हैं। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स, मूव बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइंडिंग्स मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल और कल्चरल लैंडस्केप। तो इसके बाद हमें जब ये पता चलता है कि जब हम स्पीच को या किसी थॉट को एलैबोरेटिव वे में अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से जो उसका सिस्टम रहा होगा वो क्या उसने मीनिंग की क्रिएट किया होगा, और उसके बेस पर हम एक रिपोर्ट को लिखते हैं विच वी प्रेजेंट थ्रू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। क्लियरली एक्सप्लेन द पैटर्न यू आइडेंटिफाई, टेक्निक्स हमने क्या क्या यूज की और क्या इम्प्लीकेशंस रहे। डिस्कोर्स एनालिसिस में यूज होने वाली अप्रोचेस के बारे में बात करें तो कुछ अप्रोचेस हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है CDA, विच इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। CDA emphasizes the role of language in the reproduction of social power, dominance and equality। अगर कोई बात हम कहते हैं, कोई भी बात जो हम कहते हैं वो सिर्फ बात नहीं होती, हमारे बात कहने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहते हैं ना कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अभी थॉट आ गया तो बोल दिया मैंने आपके सामने मेरा। तो यहाँ पे CDA यही चीज हमें बताता है कि हमारी बात केवल बात की बात नहीं है, बात को कहने के तरीके की भी बात है, और बात जितने पावरफुल तरीके से कही जाएगी उतनी ही पावरफुल वो एक्सेप्ट भी की जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो CDA है वो हमें यही बताता है कि लैंग्वेज का क्या रोल है किसी भी बात को डिलीवर करने में, किसी भी मैसेज को डिलीवर करने में। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, मीडिया स्टडीज में काफी इसका यूज होता है। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, मास कम्युनिकेशन वाले बच्चे तो इसको एक बहुत ही मेजर बुक की तरह से पढ़ते हैं। कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस, ये क्या होता है? दिस अप्रोच स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ एवरीडे कॉन्वर्सेशन, कि कैसे लोग माइक्रो लेवल पर इंटरेक्शन करते हैं, स्पीकर्स के बीच में कैसे माइक्रो लेवल पर इंटरेक्शन होता है, कौन कौन से छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी पूरी स्पीच को। तो कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस ये कहलाता है। उसके बाद आता है फॉक्यूलेडियन डिस्कोर्स एनालिसिस। इसका फोकस ये होता है कि जो माइकल फैकॉल्ट की अपनी थ्योरीज हैं उस पर ये बेस्ड है कि कैसे डिस्कोर्स जो होता है दैट इज टाइड टू ब्रॉडर हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर्स, कैसे लैंग्वेज शेप करती है, और लैंग्वेज शेप होती है नॉलेज, पावर और सोशल प्रैक्टिसेस से। यानी कि कोई भी जो डिस्कोर्स है वो किस तरह से लॉ, एजुकेशन, इन सब की फील्ड में किस तरह से यूज होता है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। Narrative analysis, this approach studies how stories or narratives are constructed and the role they play in shaping individual identities और social identities। ये बच्चों के केस में हम ज्यादातर देखते हैं कि जो भी कहानियां होती हैं, जो भी स्टोरीज होती हैं, उनसे किसी भी इंडिविजुअल की रोल प्ले के थ्रू वो अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो नैरेटिव एनालिसिस हम इस तरह से करते हैं। जनरल एनालिसिस, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट जो होते हैं दे फॉलो स्पेसिफिक कन्वेंशंस एंड हाउ दोज कन्वेंशंस शेप मीनिंग विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। यानी एकेडमिक, लीगल और बिजनेस सेटिंग्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम डिफरेंट जेंडर्स के थ्रू, कैसे रीडर्स उनको इंटरप्रेट करते हैं। सोशल सेमियोटिक्स लुक्स एट द साइन एंड सिंबल विद इन डिस्कोर्स इंक्लूडिंग विजुअल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी चीजें हमारे स्टडीज का पार्ट होती हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसमें कैसे विजुअल इमेजेस या साइंस एक साथ वर्क करते हैं उसका मीनिंग क्रिएट करने में, ये सोशल सेमियोटिक्स में हम पढ़ते हैं। देन कम्स द लास्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरल डिस्कोर्स एनालिसिस। ये कहलाता है पोस्ट स्ट्रक्चरल थ्योरी पर ये बेस्ड है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है, जो ये चैलेंजेस फिक्स मीनिंग एंड एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज क्रिएट्स फ्लूइड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। It emphasizes the instability of meaning and how discourse are constantly shifting. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस इस चीज पर फोकस करता है कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वर्ड, कोई भी स्टोरी जो हमारे सामने आती है वो कैसे मीनिंग को एग्जिबिट करती है, मतलब वो जब क्रिएट हो जाती है उसके बाद वो कितना पावरफुली या क्या मैसेज उसके थ्रू कन्वे करती है, इसको हम इसके थ्रू पढ़ते हैं। तो अगर इसे कंक्लूड करें तो यही देख पाते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस एक वर्सेटाइल रिसर्च मेथड है जो कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन में यूज होता है, जहाँ पे लैंग्वेज की हेल्प से हम सोशल वर्ड से कनेक्ट होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावर रिलेशंस को ही प्रोड्यूस करता है। एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, नैरेटिव कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने 5th पेपर को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप ये पूरी सीरीज और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। अभी से आपको विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
बहुत अच्छा पेपर करके आइएगा। ये पेपर काफी इजी हो जाता है अगर आपके नोट्स की हेल्प से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कुछ इतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं लगता है जितना लोगों के माइंड में फियर रहता है। So please take care of yourself and do very well in the examination, and I will see you soon with the next series जिसमें हम MPC 006 के important theory topics की बात करेंगे. So I will see you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.